हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 सोशल साइंस का एक क्वेश्चन पेपर। ये सेकेंड प्री बोर्ड का पेपर है ऑफ केवीएस। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन इन द अर्ली 19th सेंचुरी। अर्ली 19th सेंचुरी में इंडिया से ब्रिटेन को जो कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किया जाता था उसके डिक्लाइन होने का, उसमें गिरावट आने का क्या कारण था। अर्ली 19th सेंचुरी में ब्रिटेन ने बहुत हैवी ड्यूटीज़ इम्पोज कर दी थी ब्रिटेन में होने वाले इंपोर्ट्स के ऊपर, जिससे कि इंडिया से जाने वाला टेक्सटाइल कॉस्टली हो गया था और ब्रिटेन के ट्रेडर्स उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो ऑप्शन हैं आपके कि क्या कॉटन प्रोड्यूसर्स को नए बायर्स मिल गए थे, ऐसा नहीं था। क्या इंडिया में शॉर्टेज हो गई थी रॉ कॉटन की, ये भी रॉन्ग है। क्या क्वालिटी जो थी कॉटन टेक्सटाइल की वो पुअर थी, रॉन्ग। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है, उन्होंने इम्पोज कर दिया था टैरिफ कॉटन इंपोर्ट के ऊपर इनटू ब्रिटेन। नेक्स्ट इज हु सेड, किसने कहा प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। ये कहा था मार्टिन ल्यूथर ने। व्हाट वाज द फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग की पहली प्रिंटेड बुक थी बाइबल। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जिस टाइम पीरियड पे ये इवेंट्स हुए हैं इनको आपको उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है। प्रिंट कल्चर क्रिएटेड अ कंडीशन, द कंडीशन फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। Martin Luther's writing led to beginning of Protestant Reformation in 1517. Menocchio reinterpreted the message of the Bible. Mid 16th सेंचुरी में ये हुआ था 1530s के अराउंड। एंड गुटेनबर्ग ने इन्वेंट की थी प्रिंटिंग प्रेस इन 1440s के अराउंड। सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हुई, फोर्थ ऑप्शन। उसके बाद मार्टिन ल्यूथर की राइटिंग, सेकेंड ऑप्शन। देन बाइबल के मैसेज को रीइंटरप्रेट किया गया, थर्ड ऑप्शन। एंड फाइनली जो प्रिंट कल्चर था उसने एक माहौल क्रिएट किया फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए, फर्स्ट ऑप्शन। फोर्थ, सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विच इज द आइडियल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन। गन्ने को उगाने के लिए इनमें से कौन सी आइडियल कंडीशन है। ये ग्रो करता है हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में, गर्मी भी होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी भी होनी चाहिए, बारिश भी। तो इसको टेम्परेचर चाहिए 21 to 27 डिग्री सेल्सियस एंड एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 to 100 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेस्ट इज नॉट करेक्ट। इनमें से फॉरेस्ट का कौन सा डिस्क्रिप्शन करेक्ट नहीं है। रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्वेशन ऑफ मोर देन हाफ ऑफ फॉरेस्ट, बिल्कुल करेक्ट है। टोटल फॉरेस्ट लैंड का हाफ से ज़्यादा रिजर्व फॉरेस्ट के अंडर आता है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इसमें भी टोटल फॉरेस्टेड लैंड का 1/3 पार्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंडर आता है। अनक्लास्ड फॉरेस्ट बोलते हैं रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, जो गवर्नमेंट या प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अंडर है, ये भी करेक्ट है। परमानेंट फॉरेस्ट, रिजर्व्ड एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर। परमानेंट फॉरेस्ट में आते हैं रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ना कि अनक्लास्ड। ये रॉन्ग है, करेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज रिसोर्सेज दैट टेक लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम फॉर देयर फॉर्मेशन आर कॉल्ड। बहुत लंबा टाइम जिनकी फॉर्मेशन में लगता है उनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नाउ पावर शेयरिंग इज, पावर शेयरिंग क्या है, ये स्पिरिट है डेमोक्रेसी की, पहला ही ऑप्शन सही है। द यूनियन लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स सच एज। इनमें से कौन से सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में आते हैं जिस पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल बना सकती है। एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिजेज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन। ये कॉन्करेंट लिस्ट है जिसमें कि स्टेट और सेंट्रल दोनों ही गवर्नमेंट रूल्स, लॉज फॉर्म कर सकती है। पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट। रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स किसी भी लिस्ट में नहीं है, लेकिन इन पर जो लॉज हैं वो यूनियन गवर्नमेंट ही बनाती है, तो ये नहीं है यूनियन लिस्ट में। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी एंड कम्युनिकेशन, ये सभी है यूनियन लिस्ट का पार्ट। डी ऑप्शन इज करेक्ट। Next is more radical women's movements aimed at equality in personal and family life as well. These movements are called, वो movements जो बात करते हैं women equality की personal और family life में, उनको हम बोलते हैं feminist movement। सी ऑप्शन इज करेक्ट। अभी assertion और reason आपको given है और फिर options में से आपको choose करना है क्या दोनों सही है और reason correct explanation है assertion की। दोनों true है लेकिन reason correctly explain नहीं करता assertion को। A true है, R false है, A false है, R true है। तो असर्शन है
डेमोक्रेसी इज एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है, अकाउंटेबल भी है, लोगों के प्रति जवाबदेही है इसकी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, लेजिटिमेट भी है, लॉ बाउंड है। रीजन है डेमोक्रेसीज हैव रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। ये भी बिल्कुल सही है, रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, फ्री एंड फेयर होते हैं, कोई अनफेयर मीन्स का यूज़ नहीं होता, और डिसीजन मेकिंग एक करने के लिए प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। तो दोनों करेक्ट है, और ये करेक्टली एक्सप्लेन करता है रीजन असर्शन को, क्योंकि फ्री फेयर इलेक्शंस होंगे, रेगुलर होंगे, तभी सरकार अकाउंटेबल होगी, रिस्पॉन्सिव होगी और लेजिटिमेट होगी। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग रिकॉग्नाइजेज पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज को कौन रिकॉग्नाइज करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ए ऑप्शन इज करेक्ट। मोस्ट ऑफ द सिंहला स्पीकिंग पीपल ऑफ श्रीलंका आर। श्रीलंका में जो सिंहला बोलने वाले लोग हैं उनमें से ज़्यादातर बुद्धिस्ट्स हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है? फिर नीचे आपको ऑप्शंस गिवन है, फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। सो फर्स्ट इज रिमूवल ऑफ बैरियर्स बाय द गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है, ग्लोबलाइजेशन में गवर्नमेंट बैरियर्स को कम करती है। फॉरेन कंपनीज आर अलाउड टू सेटअप फैक्ट्रीज। फॉरेन कंपनीज अभी जो कंट्री है, होस्ट कंट्री, उसमें अपनी कंपनीज फैक्ट्रीज को सेटअप कर सकती है। हैज़ एनेबल्ड ऑल कंपनीज टू इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट्स। सभी कंपनीज को अलाउ कर दिया गया, एनेबल कर दिया गया है अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए। ये ग्लोबलाइजेशन ने नहीं किया, ये करती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। हैज़ लेसन फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड। इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, इसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट ट्रेड को लेस नहीं किया है बल्कि इंक्रीज किया है। सो फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। हर आदमी का अपना अलग नज़रिया है देखने का, कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है एक दूसरे से बिल्कुल अलग, कि देश की डेवलपमेंट कैसे होनी चाहिए। अ फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल शुड बी अचीव्ड। हमें एक जस्ट एंड फेयर पाथ लेना है जो सभी के लिए सही हो। ये इंटरप्रेट करिए इस कॉन्सेप्ट को, क्या किस कॉन्सेप्ट की यहाँ पर बात की गई है? यहाँ पर बात की गई है नेशनल डेवलपमेंट की। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस लेज स्ट्रेस ऑन लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में जो भी बैरियर्स हैं उनको लिबरलाइज किया जाए, ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कहता है? ये कहता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलैटरल। कोलैटरल होता है जब आपको लोन लेना है तो एज सिक्योरिटी जो चीज़ें आप देते हैं, तो इनमें से कौन सा एक कोलैटरल का एग्जाम्पल है? लाइफ स्टॉक्स, लैंड, डिपॉजिट्स विद द बैंक, ऑल ऑफ द अबव। सभी, डी ऑप्शन इज करेक्ट। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। इनमें से एक ऑप्शन अलग है बाकियों से बिल्कुल, वो आपको ढूंढना है। टूरिस्ट गाइड, बार्बर, टेलर एंड पॉटर, टीचर, डॉक्टर, वेजिटेबल वेंडर, लॉयर, पोस्टमैन, कॉबलर, सोल्जर एंड पुलिस कांस्टेबल, इंडियन रेलवेज, जेट एयरवेज, दूरदर्शन एंड मेट्रो। ऑब्वियसली डी ऑप्शन सही है, ये सभी जॉब्स हैं और डी ऑप्शन में आपको गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स गिवन है। नेक्स्ट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कॉन्ट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब एंड इज क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड। तो एक तो है कि एक पर्सन अनएम्प्लॉयड है, सीधा हमें दिख रहा है कि उसके पास जॉब नहीं है। इसके कॉन्ट्रास्ट में, इसके ऑपोजिट अंडर एम्प्लॉयमेंट में जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है वो छिपा हुआ होता है, हिडन होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। कि एक जगह जहाँ पर 4 लोगों का काम है वहाँ पर 6 लोग हैं, तो 2 उसमें से डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम। इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम क्या है? एक सिस्टम विड्रॉल ऑफ मनी से जो रिलेटेड है, डिपॉजिट ऑफ मनी। ये एक सिस्टम है जो लिंक करता है नेशनल करेंसीज को और मॉनिटरी सिस्टम्स को। सी ऑप्शन इज करेक्ट। सो ये थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन बी। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट। ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट से आप क्या समझते हैं? सो ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट ये फाइनलाइज हुआ था जुलाई 1944 में USA के ब्रेटन वुड्स में, और इसने इस्टेब्लिश किया था IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक को। और ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस इस्टेब्लिश किए गए थे इंश्योर करने के लिए कि इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में फुल एम्प्लॉयमेंट हो, टू इंश्योर फुल एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, और ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रिजर्व करने के लिए, टू प्रिजर्व ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी
ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट ये बेस्ड ऑन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और रेगुलेट करता था इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को। रेगुलेट इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, जिसके बारे में हमने प्रीवियस अभी एमसीक्यू में देखा है, ये लिंक करता है नेशनल करेंसीज और मॉनेटरी सिस्टम्स को। ओके, नेक्स्ट इज स्टेट 2 रीजंस दैट हाउ कास्ट इनइक्वालिटीज आर स्टिल कॉन्टिन्यूइंग इन इंडिया। 2 रीजंस देने हैं कि कास्ट इनइक्वालिटीज़ अभी भी है इंडिया में, पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। तो सबसे पहले तो मोस्टली जो मैरिजेज होती हैं विद इन कास्ट होती हैं। सेकेंडली, जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो बहुत क्लोजली लिंक्ड है कास्ट से। जनरली जो लो कास्ट के लोग हैं, सो कॉल्ड लो कास्ट के लोग, वो पुअर देखने को मिलते हैं, और सो कॉल्ड हाई कास्ट के लोग वो रिच होते हैं। उसके बाद एजुकेशन, लो कास्ट के लोगों में जनरली लोग एजुकेटेड नहीं होते। अनटचेबिलिटी अभी तक ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोहिबिटेड है, लेकिन पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। कोई भी 2 रीजंस आप लिख देंगे। नंबर 1, मोस्ट पीपल marry within their own caste despite constitutional prohibition. Untouchability has not ended completely, and economic status is closely linked to castes. Okay, next is give 2 examples of renewable resources. 2 examples देने हैं renewable resources के, wind energy and solar energy. Next is what ways government can increase employment in the rural sector. रूरल सेक्टर में किस तरीके से गवर्नमेंट इंक्रीज़ कर सकती है एम्प्लॉयमेंट को, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे दे सकती है। बहुत सारे वेल्स, डैम्स, कैनाल्स बनवाकर, बाय कंस्ट्रक्टिंग, उसमें बहुत लोग एंगेज्ड होंगे, काम उनको मिलेगा। वेल्स, रोड्स, डैम्स, कैनाल्स एट्सेट्रा। उसके बाद जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वुमेन का ग्रुप जो जनरली रूरल एरियाज़ में वर्क करता है, उनको प्रमोट करके, रूरल जो इंडस्ट्रीज़ हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, उनको प्रमोट करके लोगों को चीप रेट पर लोन देकर, ताकि वो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके, बाय प्रोवाइडिंग लोन्स एट चीप इंटरेस्ट रेट्स एंड बाय प्रमोटिंग, 2 मार्क का क्वेश्चन है, वैसे 2 ही लिखने होंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लोकल इंडस्ट्रीज, सेमी रूरल इंडस्ट्रीज, स्केल इंडस्ट्रीज। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन सी, अभी 3 मार्कर्स हैं यहाँ। फर्स्ट इज हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने कैसे हेल्प किया नेशनल मूवमेंट को ग्रो करने में। तो सबसे पहले तो ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे लोगों को फोर्सफुली रिक्रूट किया था आर्मीज़ में, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को लड़ने के लिए गए थे, इसलिए लोगों में गुस्सा था। उसके बाद जो भी खर्च हुए थे डिफेंस एक्सपेंडिचर को बेयर करने के लिए, बहुत ज़्यादा कस्टम ड्यूटीज़ लगा दी थी, टैक्सेस को बढ़ा दिया था। नेक्स्ट, उसके बाद बहुत सारे फेमाइंस इस टाइम पीरियड पर आए इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट्स में, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेज हो गई थी, लोगों में गुस्सा था, और इससे जो एक मूवमेंट उनका चल रहा था, एक डेफिनेटिव डायरेक्शन उसको मिली, और जो नेशनल मूवमेंट था वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बना। यही 3 रीजंस आप लिखेंगे। नंबर 1, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश आर्मी फोर्सफुली रिक्रूटेड पीपल। देन नेक्स्ट, टू फाइनेंस डिफेंस एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर they increased custom duties या imposed new custom duties and increased income taxes. Then during 1918 to 19 and then 1920 to 21 बहुत बार क्रॉप फेलियर हुआ,
crops failed in many parts and thereby resulting in acute food shortage. बहुत ज़्यादा खाने की कमी हो गई. So all these shortage caused extensive anger and opposition against Britishers. Okay. Next, इसके और में क्वेश्चन है, हाउ डिड द इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स रिलेट देमसेल्व्स टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एक्सप्लेन. इंडिया के मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट्स कैसे खुद को रिलेट करते थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से. सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट ने बहुत प्रॉफिट अर्न किया था. अभी उसको वो कंटिन्यू करना चाहते थे और ज़्यादा पावरफुल होना चाहते थे, और उसके लिए उन्हें एक प्रोटेक्शन चाहिए थी अगेंस्ट इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स, क्योंकि बाहर से गुड्स आनी बंद होगी तभी लोग लोकली प्रोड्यूस गुड्स को परचेज करेंगे. ब्रिटेन से जो गुड्स आती थी वो चीपर होती थी. तो इसके लिए बहुत सारे फेडरेशंस उन्होंने बनाए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को प्रमोट किया, उसको सपोर्ट किया, फाइनेंशियल असिस्टेंस उसको दी, और मना कर दिया इम्पोर्टेड गुड्स को बाय और सेल करने से. तो यही आप लिखेंगे. फर्स्टली दे मेड ह्यूज प्रॉफिट्स ड्यूरिंग First World War and they became powerful. They wanted to expand their business and wanted protection against imports of foreign goods. So they formed Indian Industries and Commercial Congress in 1920, और फॉर्म की थी उन्होंने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर एंड कॉमर्स इंडस्ट्रियल in 1927, and then they gave financial assistance to civil disobedience movement and refused to buy or sell imported goods. Okay. Next question is, how is the tertiary sector different from other two sectors? Illustrate with few examples. कैसे टर्शरी सेक्टर बाकी के दो सेक्टर से डिफरेंट है, कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको बताना है. सबसे पहले तो बाकी के दोनों सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग होती है, जबकि टर्शरी सेक्टर में कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, ये बस असिस्ट करता है. सो एग्जांपल्स आप दे सकते हैं. मान लीजिए प्राइमरी सेक्टर में, क्योंकि एग्रीकल्चर वगैरह इसमें आते हैं, प्रोड्यूस किए गए टमेटोज़, सेकेंडरी में वो इंडस्ट्रीज़ में गए, वहाँ से उनसे केचप बना. अभी टर्शरी सेक्टर किसी तरीके का प्रोडक्शन नहीं करेगा, वो मार्केटिंग में, सेल्स में या फिर स्टोरेज में, इन सब चीज़ों में उसकी हेल्प करेगा. ये लिख लेंगे आप. सबसे पहले तो टर्शरी सेक्टर डजंट मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस दी आइटम्स लाइक other two sectors, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स. सेकेंडली ये हेल्प करता है, असिस्ट करता है. इसमें इंक्लूड है वो एक्टिविटीज़, इट इंक्लूड्स द एक्टिविटीज़ विच हेल्प इन प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ अदर टू सेक्टर्स. देन ये डिफरेंट लेवल पर बहुत सारी सर्विसेज जनरेट करता है. अगर प्राइमरी सेक्टर में कोई काम स्टार्ट करना है, बीज अगर चाहिए तो बैंक से आप लोन लेने जाएंगे, बैंकिंग टर्शरी सेक्टर के अंडर आता है. फिर उसके बाद फसल जब होगी उसको स्टोर करके आप रखेंगे, स्टोरेज भी टर्शरी सेक्टर के अंडर आता है. एक से दूसरी जगह आपको उनको लेकर जाना है, प्रोड्यूसिंग प्लेस से मार्केट तक, तो ट्रांसपोर्टेशन भी टर्शरी सेक्टर के अंडर आएगा, मार्केटिंग भी टर्शरी सेक्टर के अंडर आती है. सो टर्शरी
sector generate various services at various levels of production. उसके बाद ये डायरेक्ट सर्विसेज प्रोवाइड कराता है जनरल पब्लिक को. प्रोवाइड टर्शरी सेक्टर प्रोवाइड्स डायरेक्ट सर्विसेज, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर और दूसरे जो प्रोफेशनल्स हैं, टीचर, टू जनरल पब्लिक. ओके, तो कोई भी 2-3 इसमें आप पॉइंट्स को लिख देंगे. नेक्स्ट इज वेयर एंड वाई इज रेल ट्रांसपोर्ट द मोस्ट कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. कहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है रेल ट्रांसपोर्टेशन? नॉर्दर्न प्लेन्स में. नॉर्दर्न प्लेन्स. और क्यों? क्योंकि प्लेन एरिया है, डेंसली पॉपुलेटेड है. वेयर? इन नॉर्दर्न प्लेन्स. एंड वाई? बिकॉज एरिया इज डेंसली पॉपुलेटेड, बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं. एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, पॉपुलेटेड, तो उनको एक से दूसरी जगह ले जाना होता है. रिच इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. एंड जेंटल स्लोप है तो कंस्ट्रक्शन भी इजी है. कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज is easy due to gentle slope of land. Okay. Next is, in what ways multinational corporations MNCs different from other companies? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कैसे दूसरी कंपनी से डिफरेंट है? एक MNC है जो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में ऑपरेट करती है, और जो दूसरी कंपनीज़ हैं, लोकल कंपनीज़ एंड नेशनल कंपनीज़, वो विद इन कंट्री ही ऑपरेट करती है. सबसे पहले तो इसी तरीके से डिफरेंट है. दे कंट्रोल, ओन्स एंड कंट्रोल्स प्रोडक्शन. प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री, वन नेशन. और जो अदर कंपनीज हैं, देयर प्रोडक्शन इज विद इन द कंट्री. सेकेंडली, बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट की इनको ज़रूरत है. ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड अगर हम कंपेयर करें नेशनल कंपनीज़ के कंपैरिजन में. सेकेंडली, ये वहाँ पर चीज़ों को ऑपरेट करती है, प्रोड्यूस करती है जहाँ पर इनको चीप लेबर मिले. प्रोड्यूस करती है, फिर आउटसोर्स कर देती है कुछ अनइम्पॉर्टेंट सर्विसेज को. इट सेटअप ऑफिसेज, फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन रीजन्स वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज. और ऐसा कोई फैसिलिटी, कोई ऑप्शन बाकी जो दूसरी नेशनल कंपनीज़ हैं उनके पास अवेलेबल नहीं है. उन्हें देश में ही प्रोडक्शन करनी होगी, भले वहाँ पर लेबर चीप है या नहीं. उसके बाद क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है MNCs के केस में, तो ज़्यादा प्रॉफिट ही अर्न करती है. और अगेन वही कि ऐसा कोई ऑप्शन नेशनल कंपनीज़ के पास नहीं होता. नेक्स्ट इज, हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट? डेमोक्रेसी कैसे एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करती है? सो अकाउंटेबल है, लोगों के प्रति जवाबदेही है उसकी, क्योंकि लोगों ने उसको चुना है वोट्स देकर एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर से. सो ये वो लोग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो पब्लिक हैं उसी के ही. सेकेंडली, रिस्पॉन्सिव है, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा लॉ फॉर्म करती है गवर्नमेंट जो लोगों के अगेंस्ट है, तो लोगों के पास राइट होता है डेमोक्रेसी में, वो रैलीज कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं एंड कैंपेन्स कर सकते हैं. और गवर्नमेंट को तो रूल चेंज करना होगा, अदरवाइज लोगों के पास पावर है नेक्स्ट टाइम गवर्नमेंट को चेंज करने की. लेजिटिमेट है, क्योंकि कोई भी अगर रूल बनाना होता है तो एक पर्टिकुलर पाथ, एक प्रोसीजर है, वो फॉलो करना होगा, तभी नॉर्म्स और कोई अगर पहले से रूल है उसमें चेंजेस करने तभी आप वो कर सकते हैं. सो बस इसी तरीके से आंसर आप बनाकर लिख देंगे. पीपल आर रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय देमसेल्व्स. और उसके बाद जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो लोगों की खुद की गवर्नमेंट है, विच इज़ रन बाय द पीपल. सिटीजन्स जो हैं वो दे पार्ट इन डिसीजन मेकिंग, एंड अगर कोई डिसीजन गवर्नमेंट लेती है तो वो फीडबैक दे सकते हैं. दे कैन होल्ड प्रोटेस्ट, कैरी आउट कैंपेन्स एंड ऑर्गेनाइज रैलीज एंड फोर्स द गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड टू देम. एंड democracy makes the point that decision making is based on norms and procedures. So citizens who want to know if a decision was
taken through the correct procedure can find out this information, so legitimate भी है. Okay, next. Now next is section D. इसमें 5 markers हैं. First is write a note on the Greek War of Independence. Greek War of Independence पर एक note आपको लिखना है. So the Greek War of Independence जो कि 1821 से लेकर 1829 तक चला, ऑल्सो कॉमनली नोन एज ग्रीक रेवोल्यूशन, इसको कॉमनली ग्रीक रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं. ये एक सक्सेसफुल वॉर था जो कि स्टार्ट किया था ग्रीक्स ने टू विन इंडिपेंडेंस फॉर ग्रीस, अपने देश की आज़ादी के लिए फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर. 1821 में द स्ट्रगल फॉर रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप में स्ट्रगल चल रहा था रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म का. इसने स्पार्क किया, मोटिवेट किया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग्स द ग्रीक्स में इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल को. जो नेशनलिस्ट थे ग्रीस के, उनको सपोर्ट मिला दूसरे ग्रीस के लोगों से जो कि एग्जाइल में रह रहे थे, देश से निकाल दिए गए थे, दूसरी कंट्रीज़ में रहते थे, और दूसरे वेस्ट यूरोपियन से भी जिनको सिंपैथी थी एंशिएंट ग्रीक कल्चर के लिए. ग्रीक्स को सपोर्ट मिला बहुत सारी वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ से भी, जैसे कि फ्रेंच किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन एंड रशियन एम्पायर. उसके बाद पोएट्स और आर्टिस्ट ने भी मोबिलाइज किया लोगों के ओपिनियन को इस स्ट्रगल को सपोर्ट करने के लिए अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर. नाउ ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जहाँ पर जो ग्रीस है उसको एक इंडिपेंडेंट किंगडम घोषित किया गया था. ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल कॉन्फ्रेंस का एक पार्ट था. इसमें एक तरफ थे फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया, ग्रेट पावर्स, और दूसरी तरफ था ऑटोमन एम्पायर जिसने पार्टिसिपेट किया था कॉन्स्टेंटिनोपल कॉन्फ्रेंस में. एक लाइन और लिख लीजिए. इन दिस ट्रीटी ग्रीस वॉज डिफाइंड एज या डिक्लेयर्ड एज एन इंडिपेंडेंट किंगडम. ओके, नेक्स्ट इसके और में क्वेश्चन है, हाईलाइट द रोल ऑफ ऑटो वन बिस्मार्क इन मेकिंग ऑफ जर्मनी. जर्मनी के मेकिंग में, उसके यूनिफिकेशन में ऑटो वन बिस्मार्क का क्या रोल था. सो ऑटो वन बिस्मार्क जिनको माना जाता है आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, ही इज़ पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर हिज आयरन एंड ब्लड पॉलिसी. अपनी आयरन और ब्लड पॉलिसी के लिए जाने जाते हैं. जो मिडिल क्लास थे जर्मनी के फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ द जर्मन कॉन्फेडरेशन वर ट्राइंग टू यूनाइट दीज रीजन्स इनटू अ सिंगल नेशन स्टेट. वो इस पूरे उसको एक नेशन स्टेट में यूनाइट करना चाह रहे थे. ऑटो वन बिस्मार्क जो उस टाइम पर प्रशियन चीफ मिनिस्टर थे, सीएम थे प्रशिया के, उन्होंने कैरी आउट किया इस टास्क ऑफ यूनिफिकेशन को थ्रू ब्यूरोक्रेटिक मीन्स एंड मिलिट्री पावर. 7 साल के पीरियड में ओवर द पीरियड ऑफ 7 ईयर्स 3 वॉर्स उन्होंने लड़े प्रशिया ने, ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ, और इन सभी के बाद प्रशियन विक्ट्री हुई, वो जीते, और इसने प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन को इंश्योर किया. फाइनली आफ्टर ओवरकमिंग बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को, बाधाओं को पार करने के बाद 18 जनवरी 1871 में काइजर विलहेल्म फर्स्ट जो प्रशिया के किंग थे, उनको प्रोक्लेम कर दिया गया जर्मन एम्परर इन दिस सेरेमनी हेल्ड इन वर्साई. एक सेरेमनी में जो कि वर्साई में हुई थी, और इस सेरेमनी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे, ऑटो वन बिस्मार्क भी थे, वर प्रेजेंट एट दिस सेरेमनी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द स्टेप्स टू बी टेकन टू मिनिमाइज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बाय इंडस्ट्री. क्या स्टेप्स आप ले सकते हैं कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कम से कम हो बाय द इंडस्ट्रीज. सो फर्स्टली केयरफुल प्लानिंग एंड सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज. प्रॉपरली इंडस्ट्रीज को प्लान किया जाए, सेट किया जाए. बेटर इक्विपमेंट्स यूज़ हो, कोई बहुत ज़्यादा नॉइजी मशीन्स अगर है तो उसमें साइलेंसर्स को फिट किया जाए. प्रॉपर फ्यूल का सिलेक्शन और यूटिलाइजेशन हो. ऑयल को यूज़ किया जाए इंस्टेड ऑफ कोल, जिससे कि एयर पोल्यूशन कम हो. ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल लिक्विड्स, जो लिक्विड्स हैं उसको ट्रीट करके तब वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज किया जाए. कंट्रोल ओवर यूज़ ऑफ मिनरल वेल्थ को एक सस्टेनेबल तरीके से यूज़ किया जाए. नेक्स्ट इसके और में है, हाउ डू इंडस्ट्रीज पोल्यूट द एनवायरमेंट. इंडस्ट्रीज कैसे पोल्यूट करती है एनवायरमेंट को. सो फर्स्ट इज एयर पोल्यूशन. इंडस्ट्रीज पोल्यूट करती है एयर को बाय रिलीजिंग हार्मफुल गैसेस, रिलीज करती है एयर में. दिस लीड्स टू, इससे एयर कंटामिनेटेड होती है, एयर की जो क्वालिटी है वो डिक्रीज होती है. एयर पोल्यूशन के मेजर लॉन्ग टर्म हेल्थ हैजर्ड्स भी है. एयर पोल्यूशन कैन ऑल्सो कॉज एसिड रेन, इससे होती है, जिसकी वजह से सॉइल और वाटर पोल्यूशन होता है. सेकेंड, वाटर पोल्यूशन.
इंडस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिस्चार्जिंग इन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू द वाटर बॉडीज जैसे कि रिवर्स एंड लेक्स, एंड दे हैव लेड टू इंक्रीज द वाटर पोल्यूशन एंड लॉस ऑफ एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ जो एनिमल्स रहते हैं, वाटर एनिमल्स हैं, वो मर जाते हैं उसकी वजह से। देन लैंड पोल्यूशन, इंडस्ट्रीज जो प्रोड्यूस करती है वेस्ट मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास और बाकी जो दूसरे सॉलिड्स हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो पोल्यूट करते हैं सॉइल को और इससे लैंड पोल्यूशन होता है। नॉइस पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल वर्क टिपिकली कॉजेज, बहुत सारी नॉइस इसमें होती है जब मशीनरी वर्क करती है इंडस्ट्रीज़ में, जिसकी वजह से स्ट्रेस में इंक्रीज होता है लोगों का और दूसरे हेल्थ इश्यूज होते हैं इन ह्यूमन सच एज ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम एंड हार्ट डिजीजेस। नेक्स्ट इज स्टेट द वेरियस फंक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में कौन कौन से फंक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म करती हैं। सो सबसे पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट्स को पुट फॉरवर्ड करती है इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट करने के लिए। पार्टीज पुट फॉरवर्ड अपनी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बताती है वोटर्स को। पॉलिटिकल पार्टीज मेजर रोल प्ले करती है देश के लिए कानून बनाने में। कोई भी कानून तब तक बिल नहीं बन सकता जब तक कि मेजॉरिटी जो लोग है उसका सपोर्ट उसको ना मिले। पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म करती है और रन करती है गवर्नमेंट्स को। पार्टीज जिन्होंने इलेक्शन को लूज़ कर दिया है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, अपोजिशन की पार्टीज बनती है। पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक ओपिनियंस को शेप करती है। पॉलिटिकल पार्टीज एक इम्पॉर्टेंट लिंक है बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल। ये ईजी है पब्लिक के लिए कि जो लोकल लीडर्स हैं उनको अप्रोच करना दैन अ गवर्नमेंट ऑफिशियल। द लोकल लीडर हैज़ टू लिसन टू द पब्लिक डिमांड, अदरवाइज नेक्स्ट इलेक्शन वो लूज़ कर देगा। नेक्स्ट इज व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। कौन कौन से डिफरेंट चैलेंजेस हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज फेस करती हैं। सो नंबर 1, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। सभी जो मेंबर्स हैं एक पार्टी के, उनके पास चांस नहीं होता पार्टी में जो डिसीजंस लिए गए हैं उनमें पार्टिसिपेट करने का। सभी मेंबर्स को कंसल्ट नहीं किया जाता किसी डिसीजन को लेने से पहले। कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन या रजिस्ट्रेशन नहीं है मेंबर्स का। पावर पार्टी के कुछ लोगों के हाथ में ही रहती है जो फ्यू टॉप लीडर्स हैं, और वो ऑर्डिनरी मेंबर्स से कंसल्ट नहीं करते। जो ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती अबाउट इंटरनल वर्किंग ऑफ द पार्टी, पार्टी में इंटरनली क्या चल रहा है। नेक्स्ट इज डायनेस्टिक सक्सेशन। जो पावर है वो कुछ फ्यू टॉप लीडर्स के हाथ में ही रहती है। जो ऑल पार्टी पोजीशंस, वो सभी पार्टी की जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं वो फैमिली मेंबर्स के पास जाती है, भले ये मेंबर्स क्वालिफाइड ना हो या फिर ये एबल ना हो उस पोजीशन को होल्ड करने के। मनी एंड मसल पावर, मनी इज़ नीडेड। मनी की ज़रूरत है अगर आपको डेमोन्स्ट्रेशंस को ऑर्गेनाइज करना है, पब्लिक मीटिंग्स बुलानी है, स्पीचेस देने हैं और पब्लिसाइज करना है पार्टी की इमेज को, तो पार्टीज उन्हीं कैंडिडेट्स को चूज़ करती है जो मनी रेज कर सके पार्टी के लिए और इलेक्शंस जीत सके उस पैसे के बल से। कई बार पार्टीज क्रिमिनल्स को भी सपोर्ट करती है क्योंकि वो इलेक्शन जीत सकते हैं मसल पावर से। द मीनिंगफुल चॉइस टू अदर्स। बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके सेम फंडामेंटल और आइडियोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, तो वोटर्स के पास मीनिंगफुल चॉइस नहीं है। इनफैक्ट एक जो लीडर है कई बार वो पार्टीज़ को चेंज भी करता रहता है और वोटर्स को कंफ्यूज करता है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। SHGs की वर्किंग को एक्सप्लेन करिए। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रूरल सोसाइटी में, जहाँ पर वो रूरल पुअर लोगों को ऑर्गेनाइज करते हैं, पर्टिकुलरली वेमेन को, एक छोटे स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप में, जहाँ पर वो पूल कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं उनकी सेविंग को। एक जो टिपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है उसमें 15 to 20 मेंबर्स होते हैं जो रेगुलरली मिलते हैं और सेव करते हैं। सेविंग पर पर्सन वैरी कर सकती है 25 रुपीज़ से लेकर 100 तक, या फिर उससे ज़्यादा डिपेंड करता है एबिलिटी ऑफ द पीपल टू सेव। आफ्टर अ ईयर, 1 या 2 साल के बाद, अगर ये ग्रुप्स रेगुलर है अपनी सेविंग में तो ये एलिजिबल हो जाते हैं, इनको लोन भी मिल सकता है फ्रॉम द बैंक। लोन को सैंक्शन किया जाता है इन द नेम ऑफ द ग्रुप के नाम पर, और इसका मतलब होता है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे जो मेंबर्स हैं उस ग्रुप के। मेंबर्स स्मॉल लोन्स भी ले सकते हैं ग्रुप से टू मीट देयर नीड्स, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ग्रुप चार्ज करता है इंटरेस्ट इन लोन्स के ऊपर, लेकिन ये जो इंटरेस्ट है वो कम होता है मनी लेंडर के चार्जेस से। ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं कि सेविंग कितनी होगी, लोन एक्टिविटीज़ कैसे होगी, ग्रुप मेंबर्स ही वो डिसीजंस लेते हैं। ग्रुप डिसीजन लेता है कि लोन किसको ग्रांट करना है, क्या उसका पर्पस होगा, इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है, कैसे रीपेमेंट का शेड्यूल होगा, एट्सेट्रा।
कोई केस अगर है नॉन रीपेमेंट का, किसी मेंबर ने अगर लोन को रीपे नहीं किया, बाय एनी वन मेंबर इज़ फॉलोड अप सीरियसली बाय अदर मेंबर, दूसरे मेंबर्स उसको सीरियसली फॉलो अप करते हैं, तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उन्होंने बोरोवर को ओवरकम किया है प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलैटरल। लोगों को पैसों की ज़रूरत है लेकिन गिरवी रखने के लिए, कोलैटरल के लिए कुछ नहीं है, तो ऐसे केस में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स उनकी मदद करते हैं। नेक्स्ट इज एनालाइज द रोल ऑफ क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट। क्रेडिट का, उधार पे जो पैसे मिल जाते हैं उसका क्या रोल है डेवलपमेंट में। सो एक गुड क्रेडिट इम्प्रूव करता है चीज़ों को बहुत सारे तरीक़ों से, जैसे कि लोन अगर मिलता है किसी को प्रॉपर इंटरेस्ट रेट पर, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से, किसी मनी लेंडर, रिलेटिव या फ्रेंड से नहीं, तो ये हेल्प करता है गरीब लोगों को और ज़रूरतमंद जो लोग हैं, नीडी लोग, उनको टू इम्प्रूव देयर सिचुएशन एंड लाइफस्टाइल, अपनी सिचुएशन को और लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और जो बिजनेसेस हैं वो डेवलप कर सकते हैं अपने स्टेटस को अगर उनको ईजिली लोन अवेलेबल हो जाता है रीजनेबल रेट्स पर। जो सेकेंडरी सेक्टर है या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इम्प्रूव होगा अलॉट विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट। प्रोडक्शन रेट अगर इंक्रीज़ होगा तो उससे और ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और वो लोग प्रॉफिट अर्न करेंगे। जो फॉर्मल सेक्टर है शुड गिव मोर लोन्स, उसको ज़्यादा लोन्स देने चाहिए जिससे कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो एबल ना हो टू कॉज एनी ट्रबल और हार्म टू द पीपल, लोगों को नुकसान वो ना पहुंचा सके ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करके या फिर अपनी अनफेयर कंडीशन से। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन ई। सेक्शन ई में आपको 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस गिवन होते हैं। एक पैराग्राफ आपको गिवन होगा, एक हिस्ट्री से, फिर एक ज्योग्राफी से, एक पॉलिटिकल साइंस से। आपको उसको रीड करना है, क्वेश्चन के आंसर्स यहीं पर मिल जाते हैं। तो ये मोस्टली जो कॉम्प्रीहेंशन टाइप है आपका इंग्लिश में वैसा ही होता है, इसको आप देख लेंगे। तो पहला ही हिस्ट्री से है, चलो ये थोड़ा छोटा है, इसको देख लेते हैं। सो द बेल्जियन लीडर्स, बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने रिकॉग्नाइज किया द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़, कि हमारे देश में रीजनल डिफरेंसेस हैं और कल्चरल डाइवर्सिटीज़ हैं। सो बिटवीन 1970 एंड 1993, 1970 से लेकर 1993 तक, दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स, उन्होंने 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए, सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री, ताकि एक ऐसा अरेंजमेंट मिल सके कि सभी जो डिफरेंट रिलीजन या कल्चर के लोग हैं वो एक साथ मिलजुल कर रह सके। द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री, किसी भी दूसरी कंट्री से बिल्कुल अलग है जो अरेंजमेंट उन्होंने किया, और बहुत इनोवेटिव भी है। कुछ यहाँ पर एलिमेंट्स आपको दिए हैं बेल्जियन मॉडल के। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले जो मिनिस्टर्स हैं वो बिल्कुल सेम होंगे, बस एक ही आपको गिवन है। अभी क्वेश्चन है हु अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स, किसने 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया है? बेल्जियन लीडर्स ने। नेक्स्ट इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब किया गया है कि नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकेंड का आंसर है। व्हाट द बेल्जियम लीडर्स रिकॉग्नाइज्ड बिटवीन 1970 1993 के बीच में उन्होंने क्या रिकॉग्नाइज किया? दे रिकॉग्नाइज्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। ओके, सो इजी है, नेक्स्ट इसको आप रीड कर लेंगे। टुडे डैम्स, ये ठीक है। नेक्स्ट है मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चंस। 2 फीचर्स ए एंड बी आर मार्क्ड इन द गिवन आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, उनको आइडेंटिफाई करना है उन फीचर्स को आपको, और इन इन्फॉर्मेशन की हेल्प से और उन प्लेसेस को मार्क करना है मैप के ऊपर। फर्स्ट इज द प्लेस वेयर द मूवमेंट ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर्स टुक प्लेस। इंडिगो कल्टिवेटर्स जो नील की खेती करने वाले किसान थे, उन्होंने कहाँ पर मूवमेंट किया था? ये हुआ था चंपारण, बिहार में। ओके, मैप इसमें नहीं है। ए का आंसर चंपारण। नेक्स्ट इज द प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड इन 1927। 1927 में कहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था? इन मद्रास। नेक्स्ट ऑन दी सेम आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, इनमें से किन्हीं 3 को आपको लोकेट करना है। फर्स्ट इज सलाल डैम, सलाल डैम है जम्मू एंड कश्मीर में।
नेक्स्ट इज नामरूप थर्मल पावर प्लांट, ये है असम में। नेक्स्ट इज हैदराबाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये हैदराबाद में ही है, तेलंगाना में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। नेक्स्ट इज कांडला सी पोर्ट इन गुजरात। बस इतना ही है ये। अच्छा, तो ये था आपका पेपर जहाँ पर मैप का क्वेश्चन है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कि विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए है, तो ये आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ क्वेश्चन पेपर ओवर होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।